अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो खलीज है वो मजीद गहरी होती जा रही है और मामला जो है वो संगीन होता जा रहा है आए रोज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान और पीडीएम की ये जो जंग है इसमें सारी गेम बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के हाथ में कैसे आ गई है, अंदर खाते हो क्या रहा है, पसे पर्दा क्या चल रहा है और ऑपोजिशन को किस तरह से बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है पूरी सूरत हाल के अंदर अगर वो इस्तीफे दे देते हैं। उनकी इस्तीफों की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इसे डिले क्यों किया। क्या इससे सेनेट के इंतखाबात मुतासर हो सकते हैं? क्या सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत इन असेंबलियों के इस्तीफों से मुतासिर हो सकती है? क्या सेनेट के इंतखाबात रोके जा सकते हैं? इसके मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई। जैसे ही कल पीडीएम ने इस्तीफों का ऐलान किया कि हम इस्तीफे जमा कर रहे हैं, उसके बाद एतजाज अहसन जो है उन्हें लॉन्च किया गया। एतजाज अहसन को किसने लॉन्च किया? एतजाज अहसन के जो बयानात आए बैक टू बैक सारे टीवी शोज में, एक एक चैनल के तमाम तर टीवी शोज में वो आते रहे और अपना मौकफ देते रहे और बड़ी दिलचस्प बातें की और ऐसी बातें भी की जो कि पीटीआई के लिए बड़ी वो थी, हौसला अफजा थी और पीडीएम जो है और या फिर ऑपोजिशन का जो एजेंडा है उससे मुताबिकत नहीं रखती थी। इसके पीछे कौन है? क्योंकि याद रखिएगा एतजाज अहसन जो है वो सीईसी जो है पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके रुकन हैं। तो उन्हें किसने लॉन्च किया? कहानी क्या होगी? और जरदारी किस तरह से फिर से पूरी गेम अपने हाथ में ले चुका है और किस तरह से जरदारी या तो हुकूमत को टफ टाइम देगा या फिर अपना जो उल्लू है वो मुख्तदर हलकों से सीधा करवाएगा। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सबकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, अब सबसे पहले आप देखें 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और इस पूरे खेल को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बाद पूरा जो खेल है ये वाज़ेह हो जाएगा कि जरदारी ने किस तरह से ये बिसात बिछाई है और इसमें वो ऑपोजिशन को और पीडीएम को, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, सबको मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इन्हें लग रहा है कि ये पीपल्स पार्टी से बहुत बड़ा काम ले रहे हैं। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज 13 दिसंबर को जो होना है इनका जलसा मीनार पाकिस्तान लाहौर में, पहले उसके मुतल्लिक खबर आई कि उस जलसे के अंदर इस्तीफे पेश किए जाएंगे, पूरे पाकिस्तान से इस्तीफे लाए जाएंगे। लेकिन जब पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ कल, उसके अंदर यह बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दी गई कि ये भाई उसमें नहीं होगा। 31 दिसंबर तक हम पार्टी रहनुमाओं को इस्तीफे जमा कराएंगे। फिर उसके एक दिन बाद स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसने अभी कहा है कि जो लॉन्ग मार्च होनी है, जिसके मुतालिक इन्होंने ये बात कही कि लॉन्ग मार्च करके हम उसके बाद इस्तीफे आगे स्पीकर्स को देंगे। लॉन्ग मार्च जो होनी है वो जनवरी के आखिरी 2 हफ्तों में हो रही है। यानी कितना डिले ला रहे हैं ये? पहले इस्तीफों में डिले लाया 31 दिसंबर तक और फिर उन इस्तीफों को इकट्ठा करके 1 महीना और उन्हें अपनी जेब में रख के कैश कराने की कोशिश और फिर लॉन्ग मार्च के अंदर पावर शो जो कि जनवरी के एंड पे है, तकरीबन 2 महीने। उसके बाद फिर इस्तीफे, लॉन्ग मार्च कंप्लीट होने के भी बाद इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर को पेश किए जाएंगे। इसके अंदर 3 बड़ी आम चीजें हैं। पहली चीज, क्या असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी? असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होंगी, ना ही कौमी असेंबली डिसॉल्व होगी अगर ये सारे इस्तीफे दे देंगे, ना पंजाब, ना ही केपीके की, ना ही बलूचिस्तान की, क्योंकि उन असेंबलियों का कोरम जो होता है वो पूरा रहेगा। कोरम कंप्लीट हो तो असेंबली चलती है, री इलेक्शन हो जाता है जिन सीटों पे आप हारे होते, जिन सीटों से किसी ने इस्तीफा दिया होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि उन सीटों के अंदर, सबके अंदर भी ये ऑपोजिशन जीत जाए री इलेक्शन के अंदर तो इन्हें कोई फायदा तो नहीं होगा, नंबर तो वही रहेगा। अलबत्ता चांस यह है कि ये 4-5 सीटें लूज ही करें, यानी पीटीआई के नंबर बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। लेकिन एक असेंबली ऐसी है जिसके अंदर अगर इस्तीफे आते हैं तो कोरम जो है वो भी पूरा नहीं रह सकता और वो है सिंध असेंबली जहां पर पीपल्स पार्टी हुक्मरान है। वहां से अगर इस्तीफे आते हैं तो पूरी असेंबली डिसॉल्व हो सकती है और अगर पूरी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है
तो मार्च के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं वो नहीं होंगे। उनके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज में सिंध की नुमाइंदगी होना जरूरी है, तो उसके अंदर एक खला पैदा हो जाएगा और बड़ा मुतनाज़ा चीज बन जाएगी, पूरे मुल्क में प्रॉब्लम होगी। और पीटीआई की पूरी नजरें अभी उस मार्च के सेनेट के अंदर अक्सरियत लेने पर हैं। तो जरदारी ने एक तो ये डिलेज लेके ये डिले की टैक्टिक्स को एक स्ट्रेटजी के तौर पे पेश कर दिया और इस पूरी सूरत हाल के अंदर एतजाज अहसन को भी सामने लाया। एतजाज अहसन ने क्या बातें कहीं, क्यों कहीं, किसकी ईमा पर कहीं, ये सब आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन पहले हम देख लें कि ऑपोजिशन के मकासद क्या हैं, ऑपोजिशन चाहती क्या है, क्या होगा। तो देखें, आप इस तरह तो नहीं कहते कि हमने लॉन्ग मार्च करके इस्तीफे देने हैं। ये कुछ मुतालिबात रखेंगे और कहेंगे हमारे मुतालबे तस्लीम ना हुए इस लॉन्ग मार्च के अंदर तो हम इस्तीफे दे देंगे। तो ऑपोजिशन का मकसद क्या है? नंबर 1, इमरान खान का रेजिग्नेशन, और दूसरा बड़ा मकसद उनका यही है जो अभी तक नजर आ रहा है और जो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स और कुछ चीजें बताई हैं, वो है सेनेट इलेक्शन मार्च के। अगर इमरान खान रेजिग्नेशन नहीं भी देते तो सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में सिंध असेंबली शामिल है और सेनेट इलेक्शन तभी हो सकता है जब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल हो। अगर सिंध असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे और पीपल्स पार्टी इस वक्त ये सब कुछ करके, ये इकदाम करके गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों के लिए बहुत ही अहम हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जरदारी सारा जो खेल है वो अपनी मुट्ठी में और अपनी जेब में रख चुका है। और सारा जो देखें, जो इस्तीफों का मुतालबा था उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी हमेशा से इस्तीफों से भागती है, नून लीग भी किसी हद तक इस्तीफों के ऊपर ही है। और इसके अंदर एक और जो खला है, ये जो जरदारी ने गेम डाली, नवाज शरीफ ने पीडीएम के इजलास के अंदर यह तजवीज पेश की, नवाज शरीफ ने, कि सब अपने इस्तीफे जो है मौलाना फजलुर रहमान को जमा करवाएं। अब मौलाना फजलुर रहमान के पास पीपल्स पार्टी के इस्तीफे भी आ जाएं तो वो तो आगे दे देंगे, स्पीकर को दे देंगे उनके बिहाफ पे। जरदारी ने बीच में ये एक बात कही, जारी बात है नवाज शरीफ ये बात कर रहे थे, नून लीग को तो इस पर कोई एतराज नहीं है, वो तो ये मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना को क्या होगा इस पे एतराज? मौलाना तो उनके हाथ में जितनी ताकत आए, जितना वो ज्यादा पावरफुल हो, एम्पावर हो ऑपोजिशन के नाम पे, उनकी तो अपनी तो 2 सीटें भी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा एतराज पीपल्स पार्टी को था। तो इसीलिए आपको याद है कि जब मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जो इस्तीफे हैं वो तमाम तर अरकान अपने अपने पार्टी रहनुमाओं को देंगे, मौलाना साहब को नहीं देंगे, ताकि आगे वो जमा करवाने पड़े तो करवा दें। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबसे मजे की बात जरदारी की सियासत है कि जरदारी ने एक तो ये गेम अपने हाथ में रखी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एतजाज अहसन साहब जो हैं उन्हें क्यों लॉन्च किया गया? एतजाज अहसन ने कल पूरा दिन मीडिया पे बड़ी गुफ्तगू की। एतजाज अहसन हर टीवी शो में आए, उन्होंने तनकीद भी की, कहा कि इससे कुछ भी नहीं होगा, ये जो मर्जी करते रहे पीडीएम वाले। अब एतजाज अहसन है पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं कि जो इस्तीफों का फैसला है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीपल्स पार्टी करेगी और एतजाज अहसन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं। तो जैसे ये इस्तीफों वाली बात आई, जरदारी ने अपने रहनुमा, अपनी पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन को लॉन्च किया और कर दिया, ये तासुर दे दिया कि हमारी तो सीईसी के अंदर पहले दिन से ही इख्तलाफ है। जैसे ही मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके घंटे बाद, 1 घंटा नहीं गुजरा और पीपल्स पार्टी की सीईसी का एक रुकन आके उसकी मुखालफत कर रहा है और अंदर का जो इख्तलाफ है उसे सामने ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है हम बहुत ही जमहूरी जो है एक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर जमहूरियत है। और आपको पता होगा बिलावल, इससे पहले भी जब पीडीएम के किसी बड़े मुतालबे से भागना होता है कि मुल्क बंद करना है, इस्तीफे देने हैं, ये करना है, वो करना है, धरना देना है, उस सब के ऊपर बिलावल क्या कहते हैं, जी मैं इस तरह खुद फैसला नहीं कर सकता, ये फैसला जो हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, हमारी पार्टी में बड़ी जमहूरियत है। वो पूरी जो बॉल है उनके कोर्ट में फेंक देते हैं और उन्हें ऊपर से बता देते हैं कि भाई ये फैसला करना है। बात वहां पे भी जमहूरियत कोई नहीं है वहीं पे भी अंदर आमरीयत ही है, जैसे बाकी पार्टियों में है कि मरियम बीबी ने जो फैसला कर लिया। इतनी जमहूरियत होती तो आसफा भुट्टो जरदारी जो है उसके एक दिन में सियासत के आने में ये आगे ना उन्हें खड़ा करते और 40-40 साल से जो सियासत कर रहे हैं वो आसफा भुट्टो जरदारी का माइक ना सीधा कर रहे होते। ये आमरीयत है और फिर ये जमहूरियत का राग लाते हैं। अपनी पार्टियों में तो इनकी जमहूरियत है नहीं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल को आप समझें कि जरदारी ने एतजाज अहसन को लॉन्च किया, जरदारी ने एतजाज अहसन को मैदान में लाए और इख्तलाफात जो है वो सबके सामने ले आए कि भाई सीईसी फैसला करेगी और सीईसी में तो
अभी से इख्तलाफात आ गए हैं, सीसी के अंदर तो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। तो ये जरदारी बहुत अहम एक सियासत का खिलाड़ी बनते हुए बहुत अहम पत्ता फेंक चुके हैं। अब 3-4 बड़ी आम चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है और इस वक्त आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना है। एक तो स्टीयरिंग कमेटी का जो आज इजलास हुआ वो, उसके बाद इमरान खान जो है उन्होंने झुकने से और एनआरओ देने से इनकार किया, साथ साथ कार्रवाई हो रही है। ये जितना मर्जी प्रेशर डालते जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं रुक रही। और अभी जो शहबाज शरीफ की अहलिया हैं जिनके आज हुक्म आया है कि अंदरूने और बैरूने मुल्क तमाम जायदाद जो है शहबाज शरीफ की अहलिया जो हैं उनकी जब्त करने का हुक्म आया है। और ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा है और इसमें लिखा गया है कि नुसरत शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, उन्हें पेश होने का पूरा मौका दिया गया मगर वो जानबूझकर पेश नहीं हुई और बैरून मुल्क फरार हो गई और उन्हें इश्तहारी करार दिया गया है शहबाज शरीफ की जो अहलियां हैं और गिरफ्तारी तक उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ उनके अंदरूनी और बैरून मुल्क तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म और डीजी नैब लाहौर को हिदायत की कि नुसरत शहबाज की जायदाद जब्ती के हवाले से जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाए। अब ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ ये जो मर्जी कर रहे हैं ये एहतसाब से बचने की कोशिश करें, दूसरी तरफ एहतसाब का शिकंजा तेज होता जा रहा है। एहतसाब का अमल एक पॉइंट भी नहीं रुक रहा। ये इस बात को वाजे करता है कि इमरान खान का नारा, देखिए हर इलेक्शन में एक नारा होता है जिसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ते हैं। कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान, कोई कहता है मैं बिजली का बहरान खत्म करूंगा। इमरान खान का महंगाई से, बिजली से, बहरानों से सबसे बड़ा नारा था करप्ट लोगों को अंदर डालूंगा, मुल्क में करप्शन का खात्मा करूंगा, एहतसाब करूंगा। तो अगर इमरान खान उससे पीछे हट जाते हैं तो उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा। उनका सबसे बड़ा मुतालबा, उनकी सबसे बड़ी टैग लाइन जो थी वही अगर उससे वो उसका सौदा कर देते हैं तो वो उस पर आमादा नहीं हो रहे। और आज उन्होंने ये बयान भी दिया फिर से कि भाई अगर आपने मुझे हटाना है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, इस्तीफों से कुछ नहीं होगा। यानी थोड़ा सा उन्हें पैगाम भी दे रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये इस वक्त की सूरत हाल है और पूरा जो सिस्टम है वो आपके सामने हमने रखा कि किस तरह जरदारी फिर से गेम कर चुका है। और इसके अंदर अब जरदारी दो चीजें करेगा। एक तो सेनेट इंतखाबात रोके जा सकते हैं, दूसरा जरदारी ने टाइम गेनिंग टैक्टिक यूज करके इसे डिले करके मुख्तदर हलकों की तरफ नजरें लगा ली हैं कि मुख्तदर हलकों की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिले, मुख्तदर हलके हमें शायद कोई फेवर दे दें, कोई एज मिल जाए, कुछ हमें मिल जाए और हम भी पार्टी कर लें, हम भी अयाशी कर लें, हमारे इक्तदार को भी दबाव मिल जाए। और यही जरदारी की हमेशा से सियासत रही है। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होती रहे। ये आपकी मोहब्बत है जो आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब करने और इन तमाम तर चीजों के जरिए मेरे तक और मेरी टीम तक पहुंचती रहती है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।